वेल सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे दोस्तों आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा मिशन संभव का चैप्टर वाइज चार्ट रिवीजन। यस, ऑलरेडी मैंने 5-6 लेक्चर्स जो है डाल दिए हैं रिवीजन के, और आप कंटिन्यूटी में देख रहे होगे। और अब ये हमारा आईटीसी का सेकेंड लेक्चर है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आईटीसी में सेक्शन 16, सेक्शन 17(5) ब्लॉक क्रेडिट और सेक्शन 18 का कुछ पार्ट कंप्लीट कर लिया था। अब ये सेशन में जो है मैं यहाँ पे सेक्शन 17(1), 2, 3 अपॉर्शनमेंट ऑफ आईटीसी रीड विथ वेरी इंपॉर्टेंट टू रूल्स, रूल 42 एंड 43 का साथ कंप्लीट करेंगे। साथ साथ में मैं इस सेशन में जो है आईएसडी का कंसेप्ट और जॉब वर्क का कंसेप्ट लूंगा। हाँ, लास्ट सेशन में सेक्शन 18 में मैंने सेक्शन 18(1), 18(2) और 18(4) कवर किया था। दो सेक्शन 18(2), 18(3) कवर किया था। 18(4), 5 और 6 जो है ओके वो बाकी है। तो 18(4), 5 और 6 में नेक्स्ट सेक्शन में कवर करूंगा। ठीक है, आज के सेशन में हम जो है अपॉर्शनमेंट ऑफ आईटीसी रीड विथ रूल 42, 43 को कवर करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ने के पहले मैं सभी को एक बात बता दूं, अगर कोई ये पहली बार सेशन देख रहा होगा तो दोस्तों ये चैप्टर वाइज चार्ट रिवीजन फॉर सीए फाइनल हमने स्टार्ट किया इन द नेम ऑफ मिशन संभव, और आपको ये मिशन संभव ज्वाइन करना है। ओके, और उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी है कि आपको कैसे सब्सक्राइब करना है। साथ साथ में अमेंडमेंट की लिंक, साथ साथ में यहाँ पे मिशन संभव की प्लेलिस्ट भी दिया हुआ है, और क्वेश्चनर जो आपको सेल्फ करना है और मेरे साथ चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं उसका भी मैंने क्वेश्चनर लिस्ट दिया हुआ है, तो वो भी आपको कंप्लीट करना है। तो चलिए यहाँ पे ओके मिशन संभव का ये आईटीसी का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने ये जो रूल 42, 43 अलॉन्ग विथ ओके यहाँ पे सेक्शन 17(1), 2, 3 एक बहुत अच्छे से बहुत ही यहाँ पे डिटेल में रिवीजन रिकॉर्ड की है। तो इसके आगे जो एग्जिस्टिंग मेरा वीडियो जिसमें मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है वो वीडियो चलाया जाएगा। ओके, और पूरा आपको यहाँ पे रूल 42, 43 बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया जाएगा विद द कंसेप्ट ऑफ आईएसडी। सो आप रेडी हो? यस और नो? तो बोलिए यस सर। इस बार आईडीटी में 80 पार, उसके नीचे हमें सोचना भी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर वाइज चार्ट रिवीजन फॉर आईटीसी लेक्चर 2 फॉर आईटीसी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करें। यस और नो? हाउस द जोश? कहिए हाय सर। अच्छा चलिए, तो आईटीसी चैप्टर में हमने सेक्शन 16 देख लिया था। उसके बाद में यहाँ सेक्शन 17(5) ब्लॉक क्रेडिट की सारी प्रोविजंस देख ली थी। ओके चलो, अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे सेक्शन 17(1), 2 और 3। तो यस, ये हमें फाइनल लेवल पे थोड़ा डिटेल में देखना है। सेक्शन 17(1), 2 और 3। नाउ सेक्शन 17(1) और 2 क्या कहता है? 17(1) और 2 ये कहता है कि अगर आप कोई यहाँ पे, जैसे मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करना चाहूँगा, आपके सामने 3 केसेस लाना चाहूँगा। ओके, केस 1, अगर कोई इनपुट्स कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस एक्सक्लूसिवली यहाँ पे ऐसे आउटवर्ड सप्लाई के लिए यूज हो रहा है जो टैक्सेबल है, या फिर ओके जीरो रेटेड सप्लाई है, या बाय मिस्टेक ये आ गया, एक मिनट, जीरो रेटेड सप्लाई है जो आप उसमें SEZ भी कह सकते हो, ये बाय मिस्टेक एग्जाम्ट आ गया, तो ये करेक्शन कर लेना। अदरवाइज मैं करेक्शन करके फिर से चार्ट अपलोड कर दूंगा, पर आपने ये कर लेना। तो बेटा यहाँ पे अगर एक्सक्लूसिवली वो टैक्सेबल या जीरो रेटेड सप्लाई के लिए यूज किया जा रहा है, तो वो सिचुएशन में आपको पूरे इनपुट्स और कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस के क्रेडिट मिल जाएंगे। लेकिन अगर वही सप्लाई यहाँ पे एग्जम्प्ट या नॉन टैक्सेबल या नॉन बिजनेस पर्पस के लिए, क्या रहे एग्जाम में वोनली एग्जाम, उसके बाद में नॉन टैक्सेबल सप्लाई होगा, नील रेट सप्लाई होगा, या फिर यहाँ पे नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है और वो इनपुट्स और कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विस एक्सक्लूसिवली उसके लिए यूज किया जा रहा है, तो उसके आईटीसी नहीं मिलेंगे। ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो क्लियर है। लेकिन आपको सामने चैलेंजेस कब आते हैं? आपके सामने चैलेंजेस जब आते हैं जब ओके कॉमनली पार्ट होगा। देखो एक ये डायग्राम देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा समझेगा। ओके, बहुत सी बार ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि आपके 2 टाइप के सप्लाई होते हैं, मे बी
इन अ सेम ब्रांच इन डिफरेंट ब्रांच ओके अंडर सेम GST। समझ लो महाराष्ट्र में मेरी एक से ज़्यादा ब्रांचेस है, या तो कहीं टैक्सेबल सप्लाई, कहीं एग्जाम सप्लाई है, या फिर एक ही ब्रांच में जैसे वी स्मार्ट एकेडमी ले लो। वी स्मार्ट एकेडमी में हम ट्रेनिंग कोचिंग सर्विसेज देते हैं, साथ साथ में बुक सेल भी करते हैं। तो हमारा एग्जाम सप्लाई भी है और टैक्सेबल सप्लाई भी है। तो वो सिचुएशन में यहाँ पे क्रेडिट एलोकेशन कैसे होता है? जो इनपुट्स कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विस एक्सक्लूसिवली यूज हो रहा है टैक्सेबल के लिए, उसके क्रेडिट तो मिल जाएंगे, 100% मिल जाएंगे। जो आप ट्रेस करते हो इनपुट कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विस और वो एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्ट या नॉन बिजनेस पर्पस के लिए, तो उसके ITC आपको नहीं मिलेंगे, ये तो क्लियर है। लेकिन व्हाट अबाउट कॉमन इनपुट सर्विस और कॉमन कैपिटल गुड्स, इसको कैसे हम अलोकेट करें? क्योंकि सिंगल बिल है, गुड्स का नेचर ऐसा है कि वो कॉमनली यूज होता है और फिर सेपरेट होता है, या सिंगल बिल में परचेस होता है। तो ऐसे सिचुएशन में उन्होंने अलोकेशन मेथड जो दी है वो रूल 42 और 43 में दी है, और फाइनल लेवल में हमें ये बहुत डिटेल में डिस्कस करना है। तो रूल 42 43 का अलोकेशन, इसलिए ये जो सेक्शन देखो, अगर कोई भी गुड्स और सर्विसेज, अब हम आप चार्ट के ऊपर आ जाओ, कोई भी गुड्स और सर्विसेज यहाँ पे पार्टली फॉर बिजनेस पर्पस और पार्टली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, या सेक्शन 17(2) कहता है पार्टली फॉर टैक्सेबल एंड पार्टली फॉर एग्जाम सप्लाई। तो वो केस में ये प्रोविजन कहती है, 17(1) कहता है कि जो क्रेडिट अलोकेटेड है फॉर बिजनेस पर्पस उसके ITC आपको मिल जाएंगे, और जो क्रेडिट एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई के लिए है उसके ITC आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर कोई कॉमनली यूज हो रहा है, सुनिएगा, अगर कोई कॉमनली यूज हो रहा है और आप बाइफरगेट डायरेक्टली नहीं कर सकते, एक्सक्लूसिव नहीं पता चल रहा है, कॉमन इनपुट कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विस जो नॉन बिजनेस या एग्जाम के लिए और टैक्सेबल या बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, तो उसका अलोकेशन जो है उन्होंने यहां पे दिया हुआ है। रूल 42 और 43। अब रूल 42 और 43 पढ़ने के पहले मैं आपको थोड़ा यहां पे एग्जाम सप्लाई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्शन 73 आपको कैसे लेना है। आपको सेक्शन 73 में जब भी एग्जाम सप्लाई कंसीडर करोगे तो यहां सेक्शन 247 के हिसाब से जो डेफिनेशन में एग्जाम सप्लाई में आता है, क्या क्या आता है, चलो बोलिए फटाफट, क्या क्या आता है? नील रेट आता है, वोनली एग्जाम्प्ट आता है, या नॉन टैक्सेबल आता है, ये तो इंक्लूड हो गई। साथ साथ में सेक्शन 17(3) के लिए, ओनली सेक्शन 17(3) के लिए आपको 3 सप्लाई और ऐड करने पड़ेंगे। कौन से 3 सप्लाई ऐड करने पड़ेंगे? RCM। यानी अगर कोई सप्लायर है जिसका सप्लाई RCM में, मतलब जिस वो टैक्स सप्लायर नहीं दे रहा है, रिसिपिएंट दे रहा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे लॉयर की सर्विस, इंडिविजुअल एडवोकेट होगा या फॉर्म ऑफ एडवोकेट होगा, तो फॉर्म ऑफ एडवोकेट या इंडिविजुअल एडवोकेट का रिवर्स चार्ज आता है, रिसिपिएंट बिजनेस एंटिटी टैक्स देगी। लेकिन उस लॉयर के लिए वो, अगर हम ITC की बात करें, सेक्शन 17(3) की बात करें, तो उस लॉयर के लिए जो सप्लायर है वो एग्जाम सप्लाई माना जाएगा, और उस सप्लाई के लिए जो भी रिस्ट्रिक्शन लगने वाले हैं सेक्शन 17(1) में 2 में, क्योंकि वो एग्जाम सप्लाई मान लिया तो ITC नहीं मिलता है। यानी RCM में तो इतना परेशानी है कि जो सप्लाई कर रहा है RCM वाला, बेचारे को क्रेडिट भी नहीं मिलता है क्योंकि एग्जाम सप्लाई मान लिया जाता है, और रिसिपिएंट जो है यहाँ पे उसका टैक्स देता है ना, गवर्नमेंट को टैक्स भी मिल रहा है और सप्लायर के क्रेडिट भी जा रहे हैं, whatever it may be। ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, देखो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन जो है गुड्स और सर्विस के डेफिनेशन में नहीं आते हैं, लेकिन स्पेशली फॉर सेक्शन 17(3) के लिए उन्होंने ये कहा है कि ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज ये एग्जाम सप्लाई कहा जाएगा। इसलिए आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ सकता है कि सर ये गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आता है, सर्विस के डेफिनेशन में नहीं आता है, फिर इसको सप्लाई कैसे बोला गया? बोला गया यार 17(3) के लिए बोला गया, उनके कुछ ऑब्जेक्ट है, इसके पीछे पर्पज है। उसके बाद में ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज ये एग्जाम सप्लाई कहा जाएगा, मतलब आप खुद सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ब्रोकर कर रहा है, एक्सेट्रा है, और उसकी वैल्यू कितनी ली जाएगी? तो 1% ऑफ सेल्स वैल्यू, उतने प्रोपोर्शनल वैल्यू का आपको ITC नहीं दिया जाएगा। और सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, देखो सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वैसे तो सप्लाई नहीं है क्योंकि वो शेड्यूल 3 में आता है, कॉमन वैसे तो सप्लाई नहीं है क्योंकि वो शेड्यूल 3 में आता है, लेकिन सेक्शन 17(3) के लिए वो एग्जाम सप्लाई माना जाएगा। मतलब बिल्डर लॉबी को ये क्लियर मैसेज है कि अगर आप यहां पे बिल्डिंग बनाओगे जो इंटेंडेड फॉर सेल है, उसमें आपको ITC मिल सकते हैं, सब्जेक्ट टू वेरियस नोटिफिकेशन इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर, उसमें आप ITC क्लेम कर सकते हो। लेकिन एक बार आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला और बाद में आपने कोई बिल्डिंग बेचा या लैंड बेचा, तो उसमें यूज होने वाले ICG और IS के आपको ITC नहीं मिलेगी, जिसकी वैल्यू आपको स्टैंप ड्यूटी लिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, आगे जब हम E/F भी लोगे, क्योंकि हमें आगे एक फॉर्मूला लेना है E/F, जिसमें वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई लेना है हमें, तो उस वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई में, उस फॉर्मूले में आप
आप ये दो चीजें भी कंसिडर करोगे। सॉरी बेटा, उस वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई में ट्रांजेक्शन, अरे यार क्या हो रहा है, जस्ट अ मिनट, उस वैल्यू ऑफ सप्लाई में आप ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी और सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग भी कंसीडर करोगे। लेकिन एक बात समझ लो, ओके, आपके आईटीसी तभी जाएगी अगर नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो या एग्जाम सप्लाई हो। इन यहां पे एग्जाम सॉरी, आपके आईटीसी तभी जाएगी जब वो एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन में आता है, मतलब ये 6 इसमें आता है, तो ये आईटीसी नहीं मिलेगा, या नॉन बिजनेस पर्पस के लिए। एक नोट है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं 1 मिनट में समझाना चाहूंगा, अगर समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है। वो कौन सी नोट है यहाँ पे? ओके, ये 6 के अलावा अगर शेड्यूल 3 की कोई एक्टिविटी है तो वो एग्जाम सप्लाई में कंसीडर नहीं होगी। ये स्पेशल एक्सप्लेनेशन है। मतलब क्या? ओके, हमने शेड्यूल 3 में जो भी एग्जाम सप्लाई के पैरामीटर्स देखे, उसमें सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एग्जाम सप्लाई में है, यानी बाकी जो भी सप्लाई होगी शेड्यूल 3 के क्यों ना हो, शेड्यूल 3 के क्यों ना हो, आपको आईटीसी पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप आईटीसी ले सकते हो। जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में तो आईटीसी का सवाल ही नहीं आता है। ओके, कोर्ट फीस वगैरह, फ्यूनरल वगैरह। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम के लिए कोई इनपुट कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विस लिया होगा आपने, तो आप आईटीसी ले सकते हो। या ओके, पैरा 7 पैरा 8 में बाहर के बाहर ट्रांजेक्शन हुए, या यहाँ पे वेयरहाउस के पहले ट्रांजेक्शन लिए हुए और उसके लिए आपने कोई इनपुट्स कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विस यूज किया, तो वो एग्जाम सप्लाई नहीं माना जाएगा, मतलब आईटीसी मिलेगा। ये सी दिस आयरनी। वैसे देखा जाए तो पैरा 3 वाले एक्टिविटी सप्लाई ही नहीं है, पर 17.3 के लिए आपको अलग से देखना पड़ेगा। 17.3 में यह कहा गया है कि सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वो एग्जाम कहो, बाकी के सप्लाई के लिए हम आपको रियायत देते हैं। वो शेड्यूल 3 क्यों ना वो शेड्यूल 3 एक्टिविटीज हो, पर वो एग्जाम सप्लाई में नहीं मानी जाएगी, मतलब आपको आईटीसी दे दिया जाएगा। और उसमें आखिरी एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 17.3 में। ओके, एग्जाम सप्लाई लेते वक्त ये एक्सप्लेनेशन भी है, जब आप पढ़ोगे रूल 42 43, मैंने वो यहां ऐड कर दिया। वो ये है कि इंटरेस्ट डिस्काउंट इनकम ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट, मतलब लोन एडवांसेस और डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट मिलेगा, ओके, वो भी एग्जाम सप्लाई के लिए कंसिडर नहीं होगा। मतलब बैंक यहां पे आपको आपके सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप कहोगे अरे उसका प्रोपोर्शनेट आईटीसी जो है रिवर्स करना पड़ेगा। नहीं, रिवर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी लोन एडवांसेस और डिपॉजिट पे मिलेगा, ओके, यहां पे वो जो इंटरेस्ट और डिस्काउंटिंग है वो एग्जाम सप्लाई में कंसीडर नहीं होगा। यानी आपको E/F फॉर्मूला उसके लिए लगाने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनके लिए कंसीडर किया जाएगा, बाकी किसी के लिए नहीं। और वैल्यू ऑफ सप्लाई सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल फ्रॉम कस्टम स्टेशन इन इंडिया टू आउटसाइड इंडिया। मतलब क्या? ओके, कोई ट्रांसपोर्टेशन इन अ वेसल सप्लाई कर रहा है और इंडिया से इंडिया के बाहर सप्लाई किया, तो उसे भी एग्जाम सप्लाई नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो एक्सपोर्ट से रिलेटेड सर्विस दे रहा है, इसलिए E/F का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। यस, क्लियरली समझ में आया बेटा? तो ये एग्जाम आप जब 17.3 पढ़ोगे और ये रूल 42 43 अप्लाई करोगे, तो एग्जाम सप्लाई को किस तरह से इंटरप्रेट करना, तो ये 6 एक्टिविटी एग्जाम सप्लाई में, बाकी शेड्यूल 3 की एक्टिविटी एग्जाम सप्लाई में नहीं मानी जाएगी, और ये 2 एक्टिविटी भी एग्जाम सप्लाई में नहीं मानी जाएगी, जिसके आईटीसी आपके रिवर्स नहीं होंगे। चलो अब देखते हैं रूल 42 और 43। ओके, रूल अब मैं जो आपको यहां पढ़ाने वाला हूं रूल 42 43, आपको इमीडिएट एक काम करना है, और वो कौन सा? वो आपको मेरे क्वेश्चन में रूल 42 43 के जितने भी क्वेश्चंस है वो सब रीड करना है, और उसमें से एक क्वेश्चन रूल 42 का जो सबसे टफ लगता है आपको, ओके, पूरे प्रेजेंटेशन के साथ, जिसमें सारे पैरामीटर्स कवर किए, अभी करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो अभी करोगे तो बहुत फायदा होगा। और एक क्वेश्चन रूल 43 का जिसमें सारे पैरामीटर्स कवर किए है, ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके प्रेजेंटेशन के साथ सभी नोट्स के साथ कंप्लीट करना है, क्योंकि पिछले कंटिन्यूअस ओके यहां पे 2-3 एग्जाम अगर देखते हो तो हर अल्टरनेट एग्जाम में रूल 42 43 का क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। ओके, इंपॉर्टेंट रूल है। अब चलो, रूल 42 जो है वो अगर कॉमन इनपुट और इनपुट सर्विसेज यूज हो रहे हैं फॉर एग्जम्प्ट या टैक्सेबल या नॉन बिजनेस और बिजनेस पर्पस के लिए, तो वो केस में अपोर्शन कैसे किया जाए और कितना क्रेडिट आपको मिलता है और कितना क्रेडिट रिवर्स करना पड़ता है, इसके बारे में पूरा मैकेनिज्म बताता है। और रूल 43 स्पेशली फॉर कैपिटल गुड्स है, ध्यान से सुना कि स्पेशली फॉर कैपिटल गुड्स है। तो चलो रूल 43 की बात, रूल 42 की सबसे पहले बात करते हैं। रूल 42 में यहां पे बैकवर्ड अप्रोच यूज किया है, ध्यान सुनना, रूल 42 में बैकवर्ड अप्रोच यूज किया है, तो रूल 43 में फॉरवर्ड अप्रोच यूज किया हुआ है, ओके, फॉर क्रेडिट अलोकेशन। ठीक है, तो अब बैकवर्ड अप्रोच यूज किया है का मतलब क्या? ओके, अब इसमें मैं शॉर्ट फॉर्म जो भी यूज कर रहा हूं यहां पे मैंने बता दिया। आईटी मतलब इनपुट टैक्स, आई मतलब इनपुट्स, आईएस मतलब इनपुट सर्विस, सीजी मतलब कैपिटल गुड्स। क्लियर? तो अब यहां पे बैकवर्ड अप्रोच क्या है?
ओके, ये कहते हैं कि जो भी आपके आईटीसी अपडेट हो गए, ओके आईटीसी अपडेट हो गए पहले जीएसटीआर 2A में, अभी जीएसटीआर 2B में, तो अब जो भी आपके इस मंथ के सारे आईटीसी अपडेट हो गए, फिर वो ब्लॉक क्रेडिट के हो, फिर नॉन बिजनेस के हो, एक्सक्लूसिव हो, कॉमन हो, सब 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 जो भी अपडेट हुए हैं उसको कह दो टी। ओके, तो टोटल इनपुट टैक्स ऑन इनपुट प्लस इनपुट सर्विस, पहले टोटल ले लो भाई। ओके, बैकवर्ड कैसे पहले टोटल ले लो और फिर बाद में हम उसमें से लेस करते जाएंगे, ये बैकवर्ड अप्रोच है। ओके, तो आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपका व्यू क्या होना चाहिए, सबसे पहले टोटल ले लिया, फिर अगर एक ही जीएसटी दिया होगा तो एक ही जीएसटी, अगर सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी हो गया तो 3 कॉलम बना लो। ओके, पहले टोटल, उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप। ओके, हाँ आपको ये लर्न करना पड़ेगा, ये डिनोटेशन, ये अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त यूज करोगे ना तो इसके ऊपर मार्क्स है T1 T2 T3 T4, कुछ नहीं 5 मिनट अगर आपने ध्यान दिया तो आपको ये डिनोटेशन याद हो जाएंगे। फिर उसमें से लेस क्या करना, प्रेजेंटेशन देखिएगा, T1 T2 T3 और ओके यहां पे ये तीनों लेने के बाद C1 दिखना चाहिए आपका, ऐसा ना चाहिए ये तीनों डिडक्ट करने के बाद बचा C1। ओके, तो T1 क्या है, T1 ये है बेटा, इनपुट टैक्स ऑन आई प्लस आई एस यूज एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। प्रॉब्लम में दिया है कि भाई ये इनपुट्स और इनपुट सर्विस नॉन बिजनेस के लिए यूज किया गया एक्सक्लूसिवली, मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा एक्सक्लूसिवली। ओके, ध्यान लाना चाहूंगा एक्सक्लूसिवली, अगर ये एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पस के लिए है तो चलो उसको लेस कर दो। ओके, फिर आपका प्रेजेंटेशन एक ही जीएसटी होगा तो वो अगर सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी हो गए तो तीनों में से लेस कर दो। उसके बाद में नेक्स्ट, इनपुट टैक्स ऑन आई प्लस आई एस यूज एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम सप्लाई। ओके, एग्जाम सप्लाई में क्या, तो हमने ऊपर देखा। ओके, ऊपर एग्जाम सप्लाई में आपको कैसे याद रखना है कि ये 3 सप्लाई, ओके प्लस यहाँ पे 4 5 6 ऐसे टोटल 6 सप्लाई एग्जाम सप्लाई माने जाएंगे। तो इसमें कोई एक्सक्लूसिव यूज होगा ओके तो वो एक्सक्लूड कर दो। हाँ, लेकिन सर ये बताइए कोई इनपुट्स, कैपिटल गुड्स, इनपुट सर्विस ये कहा है कि इंटरेस्ट डिस्काउंट के लिए यूज किया गया, नहीं। ओके, वो एग्जाम सप्लाई नहीं माना जाएगा। या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडियन कस्टम स्टेशन टू आउटसाइड इंडिया, उसके लिए कोई इनपुट्स, कैपिटल गुड्स, इनपुट सर्विस हो तो वो एग्जाम सप्लाई नहीं माना जाएगा, उसके पूरे क्रेडिट लेना। यह एग्जाम सप्लाई मतलब 6 सप्लाई। ओके, तो यहां पे जहां तक देखा जाए तो एक्सक्लूसिवली जो एग्जाम सप्लाई के लिए है ओके वो एक्सक्लूड कर दो। चलो ये दोनों एक्सक्लूसिव एक्सक्लूड हो गया, यानी T1 लेस हो गया, T2 लेस हो गया। फिर क्या करो T3, क्योंकि आपने टोटल T लिया हुआ है इसके वजह से ब्लॉक क्रेडिट के भी क्रेडिट हो गए, तो 17.5 जो हमने देखे, तो भाई 17.5 में क्या देखे, तो चलो मेरा चार्ट आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। ये पूरा लिस्ट हमने 17.5 में देखा। ओके, मोटर व्हीकल यानी कन्वेंस सेक्टर, पूरा कन्वेंस हमने देखा। ओके, कि कन्वेंस से रिलेटेड क्या क्या ब्लॉकेज दिए गए, मोटर व्हीकल है, वेसल है, एयरक्राफ्ट है, उसके बाद में उसकी रिलेटेड सर्विसेज है, उसके बाद में आपके इंडस्ट्री में यूज होने वाली सर्विसेज जो सेल के लिए नहीं है, बिजनेस के अंदर यूज होने वाली सर्विसेज, उसके रिस्ट्रिक्शंस दिए है वो हमने देखा। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन सेक्टर के रिस्ट्रिक्शंस देखे, उसके बाद में यहां पे अदर रिस्ट्रिक्शंस हमने देखे विद दिस क्लैरिफिकेशन। तो जो भी ब्लॉक क्रेडिट वाले आईसीजी और आईएस है वो आप एक्सक्लूड कर दो। उसके बाद में ओके टी लेने के बाद T1 T2 T3 ये तीनों डिडक्ट कर दिए। तो प्रॉब्लम इमेजिन करो कि आपने टोटल टी ले लिया, लेस T1 T2 T3 कर दिया। या फिर आपको ऐसा भी टेबल बनाना पड़ सकता है कि पहले कितने क्रेडिट है, फिर उस दो टेबल बनाने पड़ सकते हैं कि पहले क्रेडिट एलिजिबिलिटी का टेबल। प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आप देखोगे पहले टोटल क्रेडिट एलिजिबिलिटी का कि इस मंथ में क्या क्या यहाँ पे किसका क्रेडिट हम ले, और उसके बाद में T1 T2 T3 उसके बाद में अलोकेशन टेबल। तो ये इस पर आपको बहुत प्रॉपरली ध्यान रखना है कि प्रेजेंटेशन कैसे करना है। मैं तो एक प्रॉब्लम नहीं 2 प्रॉब्लम कह रहा हूं कि पूरा कंप्लीट सॉल्व करके देखना, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और एग्जाम के पहले दिन भी स्पेशली ये एरिया में, अभी कह रहा हूं ये एरिया में आपको एटलीस्ट एक प्रॉब्लम तो भी सॉल्व करके देखना है पूरा कंप्लीट। चलिए फिर ये आ गया, यहां पे हम बात कर रहे T3 ब्लॉक क्रेडिट डिडक्ट हो गया, बचा क्या C1 रिमेनिंग आईटीसी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अब लॉ क्या कहता है कि ये आप सब कैलकुलेशन आपके एक्सेल में कर लो, और आप जो है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बाकी का आईटीसी ट्रांसफर कर दो। मतलब आप जब जीएसटीआर 3B फाइल करोगे तो 3B में ये तीनों डिडक्ट करने के बाद इतना आईटीसी ट्रांसफर कर लो। अब मेरे सामने क्या प्रॉब्लम है, मेरे सामने है कि एक्सक्लूसिव वाला मैंने एक्सक्लूड कर दिया, ब्लॉक क्रेडिट वाला मैंने एक्सक्लूड कर दिया, लेकिन अब जो रिमेनिंग है जो C1 कहा जाएगा, ये रिमेनिंग में क्या क्या है, रिमेनिंग में 2 चीजें हैं जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के लिए वो भी है, प्लस कॉमन वाले भी है। हाँ, तो गवर्नमेंट कहती है ले लो कॉमन वाले भी ले लो।
ओके, जो कॉमन वाले है वो भी ले लो, और जो एक्सक्लूसिव टैक्सेबल के लिए वो भी ले लो, और वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को ट्रांसफर कर लो जीएसटीआर 3 में आप क्लेम कर दो, बस खत्म। ओके चलिए, अब फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करो, आपने क्रेडिट तो ले लिया, क्रेडिट लेजर को ट्रांसफर हो गया, अब क्या करना है आपको, अब आपको आपके एक्सेल में एक बैकवर्ड कैलकुलेशन, मतलब आपको एक कैलकुलेशन करना है, वो है कि जो क्रेडिट एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के लिए है उसके तो आपको मिलने वाले हैं, एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई, उसके तो आपको मिलने वाला है, तो वो अलग कर दो। ओके, मतलब वो तो क्रेडिट लेजर को जा चुके, अगर वो क्रेडिट लेजर को जा चुके तो ठीक है, सिर्फ आप अपने बैक कैलकुलेशन में उसको अलग करो। मतलब क्या, अब जो बचेगा, यानी आपका टेबल इमेजिन करो, C1 निकल गया, लेस क्या, तो जो टैक्सेबल के लिए वो लेस कर दो, तो बचेगा क्या, C2। तो ये जो C2 बचेगा ना, ये C2 जो रहेगा ये प्योरली कॉमन क्रेडिट रहेगा, जिसका अलोकेशन आपको करना है, इसलिए मैं इसको बैकवर्ड अप्रोच कहता हूं। टोटल पहले एक्सक्लूसिव वाले एक्सक्लूड कर दिए, फिर इसमें से टैक्सेबल एक्सक्लूड कर दिया, ये हमारे बैक कैलकुलेशन है, और जो है यहां पे बचा कॉमनली, यानी ये हुआ एग्जाम टैक्सेबल या बिजनेस नॉन बिजनेस का निकल गया हमारा। अब यहां पे अब इसका अलोकेशन कैसे किया जाएगा C2 का, बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। यहां पे C2 का अलोकेशन कैसे किया जाएगा, तो C2 का अलोकेशन उन्होंने दिया D1 D2 और फिर C3। अब वो देखो क्या कहते हैं, सबसे पहले D1 कैसे कैलकुलेट करना है, डिनोटेशन याद रखना पड़ेगा, क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जाम सप्लाईज कैसे निकल, तो वो फॉर्मूला देते हैं D1 इक्वल्स टू E/F इंटू C2। ओके, अब E यानी क्या, वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई ड्यूरिंग टैक्स पीरियड, आपका टैक्स पीरियड मंथ होगा तो मंथ, क्वार्टर होगा तो क्वार्टर, तो आपका जो भी टैक्स पीरियड होगा, तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई, यानी एग्जाम सप्लाई हमने क्या क्या देखा था, हमने एग्जाम सप्लाई देखा था कि ये 6 सप्लाई की वैल्यू आपको लेनी है। ओके, अगर आप बिल्डर हो तो जो कंप्लीटेड बिल्डिंग सेल किया, लैंड सेल किया, उसकी भी वैल्यू आपको लेनी है, जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपकी होगी। ओके, सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको 1% वैल्यू लेनी पड़ेगी, 1% वैल्यू लेनी पड़ेगी। ओके, तो ये जो रूल है, सॉरी यार, जस्ट मिनट। ओके, रूल सेक्शन 42 नहीं बेटा, रूल 42 यहां पे हमें देखना है। चलो, अब ये जो आपने ले लिया E/F, तो एक जो भी वैल्यू आई आपकी, जो भी प्रॉब्लम में दिया है 6 में से जो भी वैल्यू दिया होगा उसकी वैल्यू आपको ले लेना है। F मतलब क्या, टर्नओवर इन स्टेट ड्यूरिंग टैक्स पीरियड, ख्याल रहे हमें टर्नओवर इन स्टेट लेना है ड्यूरिंग टैक्स पीरियड, F जो है। तो अब नीचे एक नोट दिया है, और नोट दिया है कि E और F, अगर E और F की वैल्यू, सॉरी यहां E एंड F, सॉरी बराबर है, ई, हाँ, ई और एफ की वैल्यू अगर आपकी करंट टैक्स पीरियड की नहीं मिलती, हो सकता है कि ये मंथ में मेरा कोई एग्जाम सप्लाई नहीं है। अब ख्याल रहे, अगर ये मंथ में एग्जाम सप्लाई नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपोर्शन नहीं करना, अपोर्शन तो करना ही पड़ेगा। ये मंथ में एग्जाम सप्लाई हो या नो, क्योंकि आपके कॉमन इनपुट्स और कैपिटल गुड्स यूज हो रहे हैं, सॉरी कॉमन इनपुट्स और इनपुट सर्विस यूज हो रहे हैं। कभी एक सवाल आ सकता है कि ये मंथ में नहीं है सर, तो मैं पूरा क्रेडिट ले लूं क्या, नहीं, आपको अपोर्शन करना पड़ेगा। ओके, तो वो क्या कहते हैं, अगर ई और एफ ड्यूरिंग टैक्स पीरियड अवेलेबल नहीं है तो आपको लास्ट टैक्स पीरियड का ईएफ और ई एंड एफ, पूरा ई एंड एफ लेना पड़ेगा। अब एक सवाल आ सकता है, सर इस मंथ का एफ अवेलेबल है पर ई नहीं है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि लास्ट मंथ का मैं, सॉरी लास्ट टैक्स पीरियड का मैं ई ले लूं और इस टैक्स पीरियड का एफ नहीं? अगर दोनों में से एक भी अवेलेबल नहीं है तो आपको इस मंथ का आईटीसी अलोकेशन इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको लास्ट टैक्स पीरियड का ई एंड एफ दोनों भी लेना पड़ेगा। समझा होगा तो यस सर कहिएगा। ओके, तो ये तो था आपका फॉर्मूला, इस तरह से आपको D1 निकालना है। उसके बाद में D2 कैसे निकालना है, D2 जो है स्पेशली D2 क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू नॉन बिजनेस पर्पसेस, ख्याल रहे नॉन बिजनेस, ये एग्जाम का तो हमने ले लिया, नॉन बिजनेस पर्पस का उन्होंने डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है और वो दिया है 5% इंटू C2। अब मैं आपको एक डिफरेंस बता देता हूं, अगर प्रॉब्लम में यह दिया है कि आपका जो आय और आय से एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पस के लिए है तो वो तो आपने पहले हटा दिया, और प्रॉब्लम में यह भी दिया है कि कुछ इनपुट और इनपुट सर्विसेज कॉमनली यूज हुई, D2 तभी निकालना, D2 हर केस में मत निकालना, D2 तभी निकालना जब प्रॉब्लम में ये मैसेज आ रहा है या क्लियर दिया हुआ है कि कुछ ऐसे इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज है जो कॉमनली यूज हुए हैं बिजनेस और नॉन बिजनेस के लिए, वही केस में आपको D2 निकालना है और वो फिक्स निकालना है 5% ऑफ C2। क्लियर? ओके, और बाकी जो है क्रेडिट आपको मिल जाएगा। मतलब क्या, तो C2 माइनस D1 और D2 आपने एग्जाम का प्रोपोर्शनेट अलग कर दिया, आपने नॉन बिजनेस का अलग कर दिया, तो ये आपकी एलिजिबल क्रेडिट है। और आपका इनएलिजिबल क्रेडिट कौन सा है, ये एरो गलत आ गया,
यहाँ पे इनएलिजिबल क्रेडिट कौन सा है बेटा, तो आपका इनएलिजिबल क्रेडिट है ये D1 और D2, और ये D1 और D2 आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा। कम ऑन, मैंने क्या कहा, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा D1 और D2। ओके चलिए, अब ये तो हुआ, हमने इस साल के मंथ वाइज कैलकुलेशन किए। ओके आगे का मैंने एक प्रोसेस दिया है, और आगे का प्रोसेस मैंने क्या दिया देखो। ओके ये आपको जनरली प्रॉब्लम में नहीं करना पड़ता है, इतना लेंदी प्रॉब्लम नहीं आता है, तो भी मैं बता देता हूं। आगे का प्रोसेस है कि आपने ये मंथ वाइज तो कर लिया, लेकिन फिर पूरा साल होने के बाद आपको टोटल ईयर का, ध्यान सुनना, टोटल ईयर का D1 D2 फिर से निकालना पड़ेगा। वो टोटल ईयर का एग्जाम सप्लाई, टोटल ईयर का टोटल टर्न ओवर इन स्टेट, यानी पूरे साल का, यानी आपने मंथ वाइज या क्वार्टर वाइज निकालने के बाद पूरे साल का आपको निकालना पड़ेगा। और पूरे साल का जो D1 D2 आया, ओके पूरे ईयर का डेटा लेने के बाद, और आपने जो मंथली निकाला है उसकी टोटल, उसमें कोई डिफरेंस होगा तो वो आपको पे करना पड़ेगा, या फिर वो आपको यहां पे आईटी, अगर आपने एक्सेस आईटीसी लिया होगा तो पे करना पड़ेगा, और आपने आईटीसी कम लिया तो गवर्नमेंट आपको उसका क्रेडिट अलाउ कर देगी। नीचे प्रोसीजर दिया है, पढ़ना हो तो ठीक, लेकिन एग्जाम पर्पस के लिए आज तक यहां तक ही प्रॉब्लम पूछा गया है, इसके प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करके देख लेना। ये था रूल 42। अब आते हैं, ओके रूल 42 अच्छे से समझ में आया बेटा? ओके अच्छे से समझ में आया होगा तो कहिए यस सर, मैं वेट कर रहा हूं। Just a minute. अब आइए रूल 43 पे। ओके रूल 43 पे। अब देखो बेटा, रूल 43 मैं शब्दों से तो समझाऊंगा आपको, लेकिन ये मैं थोड़ा प्रॉब्लम से समझा दूं तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, तो नीचे इवन मैंने नीचे इसका प्रॉब्लम भी दिया है, क्योंकि आप डे बिफोर एग्जामिनेशन रूल 43 जो है ये समझने में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत जाती है। अगर आप ये प्रॉब्लम, थोड़ा मैं स्लो चलूंगा, अच्छे से समझ लोगे, अच्छे से समझ लोगे, तो मैंने चार्ट में पहली बार पूरा प्रॉब्लम सिस्टम मैकेनिज्म मैंने आपको दिया हुआ है। ओके, और ये मैकेनिज्म थोड़ा आप अच्छे से समझ लो तो डेफिनेटली आपको जो है ओके रूल 43 में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। इसके बाद आपको बस एक काम करना है, इसके बाद आपको जो है यहाँ पे एटलीस्ट रूल 43 पे 2 प्रॉब्लम सॉल्व करके पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक नोट्स के साथ, जरूर टाइम जाएगा 1-1.5 घंटा, लेकिन रूल 43 अभी दिमाग में आपके बैठना चाहिए। यस और नो? ठीक है, हाँ एक बात बता दूं बेटा, एक्चुअली ये सिर्फ कैलकुलेशन वाला है, यानी आपको कैलकुलेशन बता के करना है, यानी ये पोर्टल पे इसकी C3 की कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट ले चुके हो, सिर्फ आपको D1 D2 रिवर्स करने पड़ते हैं। ये C3 पोर्टल पे कुछ भी नहीं करना पड़ता है। C3 जो है बेटा, ये जस्ट अगर किसी ने पूछा मैनेजमेंट ने कि भाई आपको नेट क्रेडिट कितना मिला, तो उसके कैलकुलेशन के लिए पोर्टल पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलिए आ जाइए अब रूल 43 का प्रॉब्लम पे। ओके, उसके बाद में मैं आपको जो है यहां पे चार्ट समझा के देता हूं, और फिर आपका काम बनता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। देखो मैं हमारा रिलेवेंट मंथ लूंगा अगस्त, हमारा रिलेवेंट मंथ है अगस्त, टैक्स पीरियड है, समझ लो आपको अगस्त का डेटा दिया हुआ है, अगस्त का डेटा दिया हुआ है, ये हमारा टैक्स पीरियड है। अगस्त का टर्नओवर आपको एग्जाम सप्लाई का 30 लाख और टैक्सेबल सप्लाई का 80 लाख और 120 लाख टोटल यहां पे दिया हुआ है। चलिए डन। हाँ, अब यहां अगस्त मंथ में कैपिटल गुड्स का अपोर्शनमेंट की केसेस कैसी हो सकती है, तो केस 1, ओके ध्यान से देखिएगा, केस 1। अब आगे बढ़ने के पहले यहां मैंने कुछ डिनोटेशन यूज की है। पहला CG1, अगर CG1 आपका CG1 है, अगर मैंने कहीं पे भी CG1 का है, मतलब
कॉमनली यूज कैपिटल गुड्स। CG2 अर्लियर यूज इन एग्जाम सप्लाई, फिर वो कॉमनली शिफ्ट हुआ, और CG3 अर्लियर यूज इन टैक्सेबल सप्लाई, और बाद में वो कॉमनली में शिफ्ट हुआ। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहले केस 1 ये लेते हैं कि बहुत सिंपल केस है। आपको डेटा ऐसा दिया है कि इन द मंथ ऑफ अगस्त CG1 परचेस किया, इन द मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है कि ITC शोन इन द इनवॉइस। जो CG1 हमने परचेस किया उसका ITC जो है यहां पे 6 लाख शो किया गया। अब गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट ये कहती है, अब मैं थोड़ा चार्ट के साथ लूंगा, जो भी आपने कैपिटल गुड्स खरीदे थे, ये फॉरवर्ड अप्रोच में लेना है आपको। ठीक है, अरे यार, ये आपको फॉरवर्ड अप्रोच में लेना है। मतलब क्या, अब यहां पे ऐसा नहीं लेना है कि टोटल टी फिर माइनस, नहीं, सीधा सीधा कैपिटल गुड्स के बिल देखना है। अगर कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस का है, एक्सक्लूसिवली बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो नॉन बिजनेस का है, तो उसके क्रेडिट ही मत लो, उसके क्रेडिट ही मत लो। ठीक है, तो आपको यहां पे प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त अगर एक्सक्लूसिव दिया है तो क्रेडिट ही नहीं लेना है। जो नॉन बिजनेस या एग्जाम, या नॉन बिजनेस और एग्जाम कॉमन करके दे दिया तो उसका ITC क्लेम ही मत करो। अगर कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई के लिए है, एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई के लिए, तो उसके ITC आप ले सकते हो इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई। एक डिफरेंस मैं यहां बताता हूं, अगर आप डिफरेंस देख रहे हो तो रूल 42 में नॉन बिजनेस को अलग T1 दिया है, एक्सक्लूसिवली को एग्जाम के लिए T2 दिया है। यहां पे अलग अलग नहीं है, यहां पे फॉरवर्ड अप्रोच है। अगर कोई कैपिटल गुड्स नॉन बिजनेस या एग्जाम के लिए तो क्रेडिट मत लो, क्लियर कह दिया, जिसके लिए स्मॉल a उन्होंने डिनोटेशन दिया है। उसके बाद में जो टैक्सेबल के लिए एक्सक्लूसिव है, जीरो रेटेड सप्लाई के लिए एक्सक्लूसिव, उसके क्रेडिट ले रहा हूं। तीसरा, यहां पे T3 जो दिया था वो इसके लिए दिया था कि I और IS अगर ब्लॉक क्रेडिट वाले होंगे तो उसको भी लेस करो, क्योंकि वो बैकवर्ड अप्रोच से चल रहा था। यहां हम फॉरवर्ड अप्रोच ले रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये सोचा कि मैं क्यों यहां पे दूं कि कैपिटल गुड्स जो ब्लॉक क्रेडिट है, हम फॉरवर्ड अप्रोच से जा रहे हैं। तो ऐसे केस में अगर कोई कैपिटल गुड्स ब्लॉक क्रेडिट में आता होगा, मोटर व्हीकल ले लो, ब्लॉक क्रेडिट में आ रहा होगा तो उसके क्रेडिट वैसे भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने अप्रोच फॉरवर्ड लिया है। इसलिए यहां पे ब्लॉक क्रेडिट के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको नहीं लेना है, वहां बैकवर्ड अप्रोच था रूल 42 में, इसलिए कहा गया था। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं यहां पे नेक्स्ट। अब जो भी आपका कैपिटल गुड्स बचेगा स्मॉल c में, वो कैपिटल गुड्स कॉमन ही रहेगा, क्योंकि आपने एग्जाम के लिए एक्सक्लूड कर दिए, टैक्सेबल के लिए एक्सक्लूड कर दिए, तो जो कैपिटल गुड्स रहेगा वो कॉमन ले लेगा। तो ये कॉमन पर अब नीचे प्रॉब्लम दिया है मैंने, ये कॉमन पे दिया है कि ये कॉमन का कैसे करना। ये कॉमन जो कैपिटल गुड्स है, इसमें कुछ डिनोटेशंस जो है बड़े इंपॉर्टेंट है। एक कैपिटल ए जो क्रेडिट ऑफ दैट टैक्स पीरियड लिया जाएगा, ओके, जो कैपिटल है। उसके बाद में आपको क्या डिनोटेशंस याद रखना है, उसके बाद में आपको ये डिनोटेशंस कि भाई यहां TC, ओके, डिनोटेशन याद करो, TC, ओके, जस्ट याद करो, फिर TM, तो आपको कैपिटल ए TC, सॉरी ये मैं समझाऊंगा आपको एक बार फिर, TC TM, और उसके बाद में TE, ओके, TE क्या रहता है, E/F। चलो, इस डिनोटेशन के साथ ये एग्जांपल समझाना चाहूंगा। इन द मंथ ऑफ अगस्त, मैं 3 केसेस ले रहा हूं, ये अगस्त की 3 केसेस है। अब देखो, पहली केस क्या कि भाई कोई शिफ्टिंग नहीं हुआ, मतलब पहले एग्जाम से कॉमन में आया, टैक्सेबल से कॉमन में आया, नहीं, सिंपल प्रॉब्लम है। इस मंथ में मैंने CG1 खरीदा, वो CG1 जो कॉमन है, जो एक्सक्लूसिव है पहले ही हटा दिया, जो कॉमन है वो CG1 यहां पे ले रहा हूं। उसके बाद में यहां पे वो CG1 के इनवॉइस में GST 6 लाख था, इसलिए मेरा क्रेडिट भी 6 लाख। तो जो आपको कॉमन कैपिटल गुड्स का इस टैक्स पीरियड में क्रेडिट मिलना है पर मशीन वाइज, उसको A बोलो। तो एक ही मशीन खरीदी, अगर आपकी 2 मशीन होती तो 2 A होते, 3 मशीन होती तो 3 A होते, और वो तीनों A की टोटल TC होती। ओके, तो अभी तो एक ही मशीन खरीदा, तो A जो रहेगा मशीन 1, मशीन 2, टेबल भी इमेजिन करो, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, अभी एक ही मशीन है, तो मैंने यहां पे जो है 6 लाख ले लिया। अब जो लॉ क्या कहता है, इवन दो ये कैपिटल गुड्स कॉमनली यूज हो रहा है, ट्रांसफर टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अवेल फुल ITC, पूरा ITC ले लो,
ओके, और ये कैपिटल गुड्स की यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स एज्यूम करो। तो ये रूल 43 में जब भी आप सॉल्व करोगे तो कैपिटल गुड्स की लाइफ आपको 5 ईयर्स एज्यूम करना है, ठीक है। ओके, तो ये जो 6 लाख रुपए मैंने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को ट्रांसफर कर दिया, इसे टीसी कहा जाता है, यानी जो आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को ट्रांसफर करते हो। ओके, यहां पे प्लस जो स्विचिंग का होता है, स्विचिंग का मैं बाद में लूंगा, तो उसको टीसी निकालना पड़ता है। तो जो ए है, आपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को ट्रांसफर कर दिया और टोटल ऑफ ए ये बनता है टीसी प्लस स्विचिंग। प्लस सर ये प्लस स्विचिंग क्या, थोड़ा बताता हूं। तो टोटल ऑफ ए जो क्रेडिट लेजर को जा रहा है प्लस स्विचिंग का जो आएगा वो उसको कहा जाता है टीसी। तो अभी हमारा टीसी 6 लाख ही है। फिर आप निकालो टीएम। टीएम तो कैपिटल गुड्स की यूजफुल लाइफ आपने कितनी अज्यूम की है? ओके, तो कैपिटल गुड्स के लिए आपने लाइफ कितनी अज्यूम की है? 5 ईयर्स, मतलब 60 मंथ। तो ये जो 6 लाख है डिवाइडेड बाय 60 यानी पर मंथ आपका, हाँ, सभी कैपिटल गुड्स की लाइफ आपको 5 साल इमेजिन करनी पड़ेगी, वो कम हो या ज्यादा हो। ओके, अप टू 5 ईयर्स मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। तो आपने डिवाइड बाय 60 किया, मतलब क्या पर मंथ कॉमन क्रेडिट कितना आ रहा है आपका? पर मंथ कॉमन क्रेडिट 10,000 आ रहा है। देखो ये सब आपको आपके एक्सेल में बैकवर्ड कैलकुलेशन, मतलब ये एक्सेल में आपको अलग से कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। क्रेडिट लेजर को तो आपने 6 लाख दे दी, इस मंथ में आप 6 लाख का क्रेडिट यूज कर सकते हो। ओके, जहां तक पोर्टल की बात है 6 लाख का क्रेडिट यूज कर सकते हो। ये आप जो कैलकुलेशन कर रहे हो बैक ऑफिस कैलकुलेशन कर रहे हो, तो ये 10,000 पर मंथ आया। अब यहां पे वो क्या कह रहे, वो यहां पे ये कह रहे कि ये जो 10,000 पर मंथ आया तो मंथली आपसे कुछ दिया जाएगा। मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगस्त में जो है हम आपको पूरा क्रेडिट दे देंगे कॉमन कैपिटल गुड्स का, लेकिन उसके आगे 5 साल यानी 60 मंथ हम आपसे कुछ लेते जाएंगे। आपको कुछ पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा? तो आपको टी पे करना पड़ेगा। टी कैसे निकाला जाएगा? आपको टी कैसे निकाला जाएगा? तो देखिए, टी वो ये कहते हैं कि जो आपने टीएम निकाला 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से अगले 60 मंथ के लिए, तो ये जो टीएम आया तो टीएम इंटू ई बाय एफ। तो हर मंथ का जो ई बाय एफ रहेगा, जैसे अगस्त मंथ का ई बाय एफ क्या था? तो अगस्त में आपका टर्नओवर था ओके एग्जाम सप्लाई का 30 और टैक्सेबल सप्लाई का 80, यानी टोटल कितना था? 120 लैक्स। ओके, ये तो अगस्त का बायफरगेट हुआ। तो 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 120, तो आपका अगस्त का पेमेंट लाइबिलिटी 2,500 आएगा। ओके ओके, पेमेंट लाइबिलिटी ये आप आईटीसी से रिवर्स कर सकते हो। एक डिफरेंस बता देता हूं, यहां आपको ऊपर जो रूल 42 में है, रूल 42 में D1 D2 आप ये आईटीसी से रिवर्स नहीं कर सकते। D1 D2 आपको आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा। ध्यान सुनना, ये आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे जो टीई आ रहा है, जो एट्रीब्यूटेबल टू एग्जाम सप्लाई मंथली बेसिस, तो ये जो टीई आ रहा है आपका एट्रीब्यूटेबल टू एग्जाम सप्लाई, इसके लिए पहले तो आप रिवर्स भी कर सकते हो, आपके पास बैलेंस होगा, नहीं बैलेंस होगा मंथली बेसिस पे तो आप उसको पे भी कर सकते हो। अब ये तो अगस्त का आया, ऐसा ही आपको हर मंथ का जो ई बाय एफ रहेगा वो हर मंथ के ई बाय एफ के हिसाब से 10,000 10,000 10,000 कैपिटल गुड्स का आपको वो रेशियो में हर मंथ में अगले 5 साल पे करना पड़ेगा। ओके, एक तरह का ये लोन जैसा है कि गवर्नमेंट ने आपको क्रेडिट अभी दे दिया, क्रेडिट दे दिया मतलब लोन दे दिया, और फिर प्रोपोर्शनेट एग्जाम का गवर्नमेंट मांग रही है। चलो दो 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 दो, क्लियर समझ में आया? ये तो था सिंपल एग्जाम्पल। सर ये मंथ में कुछ अलग से पे करने की जरूरत है क्या? नहीं, आपको अलग से कुछ भी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करने की जरूरत नहीं है, टीआईई निकालने की जरूरत नहीं है। सर ये क्या होता है बताता हूं। ओके, पर यहां पे आपको टीई जो है आइदर रिवर्स करो या फिर आप पे करो, जो भी है यहां पे। चलिए, ये तो हुआ केस 1। अब थोड़ा और एडवांस लेवल पे लेके जाता हूं। आपके सामने दूसरा कोई एग्जांपल ऐसा भी आ सकता है कि इस मंथ में हमने जो CG1 परचेस किया कॉमन कैपिटल गुड्स, मतलब एक्सक्लूसिव वाले तो अलग कर दिए, कॉमन कैपिटल गुड्स परचेस किया इन द मंथ ऑफ अगस्त, और CG2 का एक स्विचिंग हुआ है। CG2 का स्विचिंग हुआ है मतलब क्या? CG2 हमने परचेस किया था इन द मंथ ऑफ अप्रैल, 10 अप्रैल 2020 को हमने परचेस किया। 20XX ले लो, कोई भी साल ले लो हमने पहले परचेस किया था। ओके, और ये जो CG2 हमने परचेस किया था, एक मिनट,
हाँ, Cg2 क्या है? तो Cg2 अर्लियर यूज इन एग्जाम सप्लाई देन सब्सिक्वेंटली कॉमन, यानी ये एक्सक्लूसिवली जब परचेस किया था तो एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई के लिए यूज हो रहा था अप्रैल में, ठीक है, ये मशीन। लेकिन इन द मंथ ऑफ अगस्त हमने इसको कॉमन में ले ली। हमने कॉमन मतलब एग्जाम प्लस टैक्सेबल, या फिर ऐसा हो चुका है कि हम वो मशीन से 2 प्रोडक्ट बना रहे थे। ओके, पहले दोनों एग्जाम थे, अब ये मंथ से एक टैक्सेबल हो गया, मतलब वो मशीन कॉमन में आ गई। अगर वो मशीन यहां पे ओके एक मिनट, यहां पे सही है बेटा, जस्ट मिनट, टोटल यहां एक मिनट कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। 10,000 divided by 110 into 30 2727, जस्ट मिनट बेटा, 10,000 divided by 120 ये टोटल 110 जाता है, 110 जाता है, 80 + 30। यहाँ करेक्शन कर लेना, आपकी शीट में करेक्टेड होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं तो मैंने सभी जगह वही लिया है क्या? गड़बड़ हो गई, सभी जगह वही लिया है मैंने, तो आपके शीट में थोड़ा करेक्ट कर लेना उसको। ओके, सभी जगह वही लिया है, करेक्टेड होगा तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो करेक्ट कर लेना। ये आएगा 2727, ये भी आएगा 2727, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लो बेटा, ठीक है। चलो अब केस 2 ले लेता हूँ, यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, या आपने चेंज कर लिया, करेक्टेड होगा आपकी शीट में तो हो गया, अदरवाइज मैं चेंज कर रहा हूँ। चलो अब सिचुएशन 1 देखो, यहाँ पे 2 ए निकलेंगे, क्योंकि कैपिटल गुड्स के एक सिचुएशन है कि इस मंथ में खरीदा टैक्स पीरियड में कॉमनली 6 लाख, और एक कॉमन में आया है एग्जाम से पहले, एक्सक्लूसिवली एग्जाम था तब मैंने आईटीसी नहीं लिया था, आईटीसी नहीं लिया था, और वो अब कॉमन में आ गया है। तो अब गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है, अगस्त मंथ में कॉमन में आया, तो ऐसे सिचुएशन में आप उसका वो भी ए में ले लो, यानी आप अब जो है उसका आईटीसी कितना था? 4 लाख रुपीज, और 4 लाख रुपीज मैंने तब आईटीसी क्लेम नहीं किए थे, तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी ले लो। यानी टोटल आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को कितना ट्रांसफर करोगे? 10 लाख, टोटल इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आप ट्रांसफर करोगे 10 लाख, ठीक है। अवेल फुल आईटीसी यानी 6 प्लस वो एग्जाम का जो भी इनवॉइस में शोन होगा वो, ठीक है। अब आपका टीसी क्या आएगा? टीसी मतलब टोटल ऑफ ए, अब ए में क्या आ गया? 6 + 4, ओके, यानी आपका अब देखो यहां पे जो टीसी निकला है, ध्यान सुनना, ये जो टीसी है आपका टोटल 10 लाख आएगा, लेकिन जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे और टेबल में लोगे तो टेबल में ये जो CG1 का टीसी है और CG2 का टीसी है, आपको ये अलग अलग लिखना पड़ेगा। जैसे मशीनरी 1, एक मशीनरी स्विच हुई, दूसरी मशीनरी, तीसरी मशीनरी, तो यहां पे मैंने 2 टीसी लिखे हैं, क्योंकि यहां 2 टीसी लिखने का रीजन क्या है?
ओके ये टेबुलर फॉर्म में बहुत परफेक्टली लिखता है, तो 2 टीसी लिखने का रीजन क्या है आगे बताओगा। तो टीसी फॉर सीजी1 6 लाख हुआ, टीसी फॉर सीजी2 4 लाख हुआ। प्रॉब्लम इमेजिन करो, ओके सीजी1 और इधर पर्टिकुलर में टीसी लिखा है, तो टीसी सीजी1 का टीसी 6 लाख और सीजी2 जो कॉमन मशीनरी अभी आई है शिफ्ट हुई है उसका टीसी उसके सामने 4 लाख, तो टीसी 6 और 4 आपको दिख रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट लिखो टीएम, दोनों के टीएम आपको अलग अलग निकालने पड़ेंगे। दोनों के टीएम यहां पे जैसे टीएम ऑफ सीजी1, तो टेबल में इमेजिन करो आपने मशीन सीजी1 सीजी2 लिख लिया, अब पर्टिकुलर में टीएम लिख रहे हो, तो टीएम ऑफ सीजी1 जो है डिवाइडेड बाय 60 10,000 रुपए आया और सीजी2 का टीएम 6667 आया। कम टीएम जो है 6667 आया, तो आपने टेबल में लिख लिया। उसके बाद में आप जो टी निकाल रहे हो टीई, अब थर्ड लिख रहे हो आप टी, तो टीई जो है अब दोनों का अलग अलग निकलेगा। टीई ऑफ सीजी1 यानी टेबल में आपने पर्टिकुलर्स में टी लिख दिया, सीजी1 का टी यहां पे 10 लाख इंटू 30 डिवाइडेड बाय 110, ओके करेक्टेड होगा तो ओके, अदरवाइज करेक्ट कर लेना। तो ये जो है सीजी1 का टी उतना ही आएगा 2727, ओके 2727, ठीक है। अब ये जो आपको टी निकालना है, ये मशीन अगस्त में खरीदी थी, इसलिए आपको नेक्स्ट 60 मंथ के लिए, क्योंकि 5 साल की लाइफ होगी, तो नेक्स्ट 60 मंथ के लिए आपको ये इस तरह से रिवर्सल करने हैं। अब जो आपका टी निकलेगा फॉर सीजी2 वो आएगा जो टीएम डिवाइडेड बाय टीएम इंटू ई बाय एफ, मतलब 6667 इंटू ओके ये भी 110 आएगा, तो यहां पे 6667 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 30 यानी 18, यहां पे 1818, ठीक है 1818, तो ये आपका जो आएगा ये आएगा टी फॉर सीजी2। तो टेबल में आपका टी पर्टिकुलर में आ गया, सीजी1 सीजी2 का आपने लिख लिया। और ये जो आपको रिवर्सल करना है, ये रिवर्सल 60 मंथ्स के लिए नहीं, जो आपके बचे हुए मंथ है, ओके जो आपके बचे हुए मंथ है उस पीरियड के लिए ही रिवर्सल करना है। मतलब क्या, आपने ओके परचेस किया था अप्रैल, तो यहां पे अप्रैल मई जून और जुलाई, क्योंकि अगस्त में तो कॉमन में आ गया, इसलिए अप्रैल में जून और जुलाई ये 4 महीने आपको कट करके बाकी जो बचा हुआ है ओके 56 मंथ्स उतने ही पीरियड के लिए आपको ये रिवर्सल करना है। अब ये आपको कभी कभी पूछते हैं कि भाई रिवर्सल कितने पीरियड तक करना है, तो सीजी1 का तो 60 मंथ जाएगा और सीजी2 का आपको रिमेनिंग पीरियड के लिए आपको रिवर्सल करना है। चलो ये हो गया यहां पे, लेकिन इस सिचुएशन में पेमेंट भी आएगा। पेमेंट मतलब टीआईई जिसे हम कहते हैं टीआईई बस एक ही केस में कैलकुलेट होता है। वो कौन से केस में कैलकुलेट होता है टीआई, जब आपका स्विचिंग एक्सक्लूसिव एग्जाम से कॉमन में आ जाए, एक्सक्लूसिव एग्जाम से कॉमन में आ जाए कोई मशीनरी, तो गवर्नमेंट क्या कहती है, भाई ये 4 महीना तो हमने तो आपको पूरा क्रेडिट दे दिया, कितना 4 लाख रुपए, लेकिन ये 4 महीना जो आपका यहां पे यूज हुआ है, ध्यान सुनिएगा, ये 4 महीना जो आपका यूज हुआ है ये किसके लिए यूज हुआ है, ओके यहां ये जो यूज हुआ है एक्सक्लूसिव एग्जाम के लिए, तो वो प्रोपोर्शनेट क्रेडिट जिसको हम टीआई करेंगे, ओके फॉर दिस 4 मंथ्स हम कैलकुलेट करेंगे। तो वो देखो क्या कहते हैं, अमाउंट टू बी एडेड इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, ओके और कितना, तो यहां पे वो कहते हैं कैलेंडर क्वार्टर के हिसाब से, हाँ टीआई आपको कैलेंडर क्वार्टर के हिसाब से निकालना है। मतलब पहला कैलेंडर क्वार्टर अप्रैल में जून और दूसरा कब स्विचिंग हुआ, अगस्त में, यानी जुलाई और अगस्त, तो जुलाई ये पार्ट हो गया, तो ऐसे केस में आपके 2 क्वार्टर हुए, तो 5% पर क्वार्टर, ओके 5% पर क्वार्टर ऑफ दैट 4 लाख, ये आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना है। ख्याल रहे, ये आपको जो टीई है, ये दोनों टीई आपको रिवर्स करना है, आपके क्रेडिट से रिवर्स करना है, और ये जो है टीआईई ये आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना है। समझ में आया, तो यहां आपका पेमेंट लायबिलिटी आ जाएगा, क्योंकि हमने एग्जाम के आपको पूरे क्रेडिट दिए, जबकि ओके यहां पे जो आपने कुछ पीरियड के लिए किसके लिए यूज किया था, आपने एक्सक्लूसिवली एग्जाम के लिए यूज किया था, उसके क्रेडिट आपसे वापस लेने पड़ेंगे। इसलिए 5% पर क्वार्टर, और क्वार्टर कैलेंडर बेसिस पे कैलकुलेट होगा और अकॉर्डिंगली रिवर्स किया जाएगा। ओके तो ये था केस 2। उसके बाद में एक सिचुएशन और आ सकती है, ओके इसके अलावा बाकी कोई सिचुएशन नहीं आएगी। ओके क्या
कि कोई ऐसी मशीन है जो आपने कॉमनली परचेस की है इस मंथ में, इन द मंथ ऑफ अगस्त, और एक मशीन है CG3 जो पहले टैक्सेबल के लिए यूज होती थी। कम ऑन, पहले टैक्सेबल के लिए एक्सक्लूसिवली यूज होती थी। जैसे कोई आपने इन द मंथ ऑफ में CG परचेस किया जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज हो रहा था। इनवॉइस में 3 लाख रुपए उसका GST था जो आपने ITC ले लिया। कम ऑन, आपने उसका ITC ले लिया 3 लाख रुपए का। चलिए, अब लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि इस मंथ में मैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को कितना ट्रांसफर करूंगा। अब आपके सामने दो मशीन है, CG1 CG3। ओके, CG1 और CG3। CG1 का तो क्रेडिट लूंगा क्योंकि इस मंथ का है, वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को ट्रांसफर कर दूंगा। CG3 का क्रेडिट मैं नहीं लूंगा क्योंकि इसका क्रेडिट ऑलरेडी ले चुका हूं। दोनों में डिफरेंट सिचुएशन समझ लो। केस 2 में एग्जाम का कॉमन में आया तो उसका क्रेडिट नहीं लिया था, इसलिए अभी पूरा लिया और पेमेंट करवाया, पूरा लिया और पेमेंट करवाया। यहां पे मैं जो है वो टैक्सेबल, एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल की मशीनरी कॉमन में आई तो मैंने क्रेडिट ऑलरेडी ले चुका था, इसलिए अभी मैं कुछ भी नहीं लूंगा। मतलब मैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को ट्रांसफर करूंगा, और वो कितना ट्रांसफर करूंगा? यहां पे 6 लाख रुपए। ठीक है, ये 6 लाख रुपए ट्रांसफर करने के बाद, ओके, ख्याल रहे मैंने लिया डोंट अवेल ITC ऑफ CG3 बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी टेकन इन द मंथ ऑफ मे। अब उसके बाद में TC, हाँ, अब ख्याल रहे यहां पे TC बदल जाता है। अभी तक हमने क्या देखा? जो तुम्हारा A है, ये क्यों जा रहा है? इतना बढ़िया कंपैरेटिव एग्जांपल है ना। अभी तक हमने क्या देखा कि जो तुम्हारा A होगा उतना TC में आएगा। ओके, यहां पे भी जो तुम्हारे 2 A है तो 2 TC बने, लेकिन यहां पे ध्यान रखना, यहां पे थोड़ा फर्क पड़ जाता है। यहां A जो है 6 लाख है और मैंने टैक्सेबल मशीनरी का जो कॉमन में आई है उसका क्रेडिट नहीं लिया, लेकिन यह TC दोनों का रहेगा। कम ऑन, TC दोनों का रहेगा। मतलब आपका TC फॉर CG1 और TC फॉर CG2 दोनों के लिए लेना पड़ेगा। तो यहां पे 6 लाख और CG2 का जो GST था 3 लाख। क्यों? क्योंकि इसके आगे आपको रिवर्सल दोनों के करने पड़ेंगे क्योंकि वो दोनों कॉमनली में है। अकॉर्डिंगली दोनों का TM निकलेगा। ओके, यहां पे इसका जो TM निकलेगा 10,000 और इसका जो TM निकलेगा 5,000, और दोनों का TE निकलेगा। बस यहां पे थोड़ा करेक्शन कर लेना, यहां पे दोनों का TE निकलेगा। ओके, यहां पे 110 चाहिए। ओके, तो ये जो है 2727 TE निकल गया, और कैप इसका भी CG3 का भी, क्योंकि इसके आगे वो कॉमनली यूज हो रहा है, एग्जाम के लिए भी यूज कर रहा है, तो इंटू 110, तो ये कितना आएगा? जस्ट मिनट, 5000 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 30, मतलब 1363। ओके, 1363, ये रिवर्सल करना है। अब आप कहोगे सर कुछ पेमेंट करना है क्या? पेमेंट कुछ भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहां पेमेंट इसलिए मांगा, TI यहां निकला क्योंकि आपने एग्जाम के पूरे क्रेडिट ले लिए थे, तो आपको जो एक्सक्लूसिवली एग्जाम्प्टेड पीरियड था उसका कुछ पे तो करना पड़ेगा। यहां तो टैक्सेबल है, यहां तो हम कुछ पे क्यों, TI क्यों निकाले? क्योंकि हमने तो ये टैक्सेबल के लिए यूज किया था ना, तो उसका तो हम क्रेडिट पूरा मिलेगा। और जब से कॉमन में आया तब से आगे हम T निकालेंगे और मंथली बेसिस पे E/F में यहां पे कर देंगे। तो ये 3 सिचुएशन, बेटा ये 3 सिचुएशन समझ में आई है या नहीं आई? जो भी करेक्शन किए, अगर आपके चार्ट में ऑलरेडी करेक्टेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं तो ये करेक्शन कर लो। ये समझा होगा? जोर से बोलो यस सर। और एक बार फिर से एक लाइन में बता दूं, देखो कभी कभी तो सीधा सीधा प्रॉब्लम आएगा कि ये मंथ में ये मशीनरी यूज की है, ये एक्सक्लूसिव है, ये एक्सक्लूसिव है, ये कॉमन है, तो वो तो सिंपल प्रॉब्लम है। कभी कभी प्रॉब्लम ऐसा आएगा कि पहले एग्जाम में था अब वो कॉमन में आया, पहले टैक्सेबल में था और कॉमन में आया। कभी कभी तो ऐसा भी आएगा, दोनों भी सिचुएशन आ जाएगी कि ये मंथ में भी खरीदी, एग्जाम कॉमन में आया और टैक्सेबल कॉमन में आया। तो आपको किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करना है? ओके, बोलिए। चलिए, डन। ओके, समझा होगा तो आपको एक्सप्रेस करना है, ठोको लाइक। देखो बेटा, मैं अब रिवीजन में इतना ही समझा सकता हूं, इससे इतने ज्यादा तो नहीं। चलो चार्ट पे आ जाते हैं, चार्ट पे आ जाते हैं और ये चार्ट को अब इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। केस 3 में हाँ रिवर्सल आगे,
नहीं, केस 3 में भी 56 मंथ नहीं हो गए। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केस 3 में भी ये आपको जो ये पे करना है मंथ वाइज, देखो अप्रैल में, मई जून जुलाई, हाँ बराबर है, यहाँ पे भी जो आएगा 57 मंथ्स आएंगे, 57 मंथ आएंगे, बराबर है, मई जून जुलाई 3 मंथ जाएंगे, 57 मंथ आएंगे। ठीक है, एक बार फिर से, टैक्सेबल हमें यहां कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, पहली बात। ओके, टीसी वाले में गड़बड़ हो जाते हैं जब आप कोई टैक्सेबल वाला मशीनरी कॉमन में आया। एक मिनट समझ लो, मई में मैंने यहाँ पे, थोड़ा मैं स्लो चल रहा हूँ मुझे पता है, पर समझ लो, मई में मैंने CG3 खरीदा था, मशीन खरीदी थी जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल में थी, तब मेरा कोई भी एग्जाम के लिए वो यूज नहीं हो रही थी, मैंने पूरा क्रेडिट ले लिया। अब गवर्नमेंट कहती है क्रेडिट ले लिया कोई प्रॉब्लम नहीं, पर वो मशीनरी अब आपका एग्जम्प्ट और टैक्सेबल में आ गई है। तो अब क्रेडिट लिया तो देखो, यहां तो मैंने एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के लिए यूज किया तो क्रेडिट तो मिलना चाहिए, मैं क्यों यहां पे करूं, क्योंकि मैं तो टैक्सेबल के लिए यूज कर रहा था, जून के लिए, जुलाई के लिए, सबके लिए मैंने ओके टैक्सेबल के लिए यूज कर दिया था। ठीक है, डन। अब वो आगे क्या कहते हैं कि वो आगे कहते हैं यहां पे स्पेशली केस 3 में कि आप वो 3 लाख का फिर से तो क्रेडिट नहीं लोगे ना इन द मंथ ऑफ अगस्त, इसलिए क्रेडिट आप 6 लाख का लो, क्योंकि उसका क्रेडिट आप ऑलरेडी ले चुके हो पूरा। तो अभी ये मंथ में कौन सी मशीन खरीदी आपने, CG1, तो आप 6 लाख का ही क्रेडिट ले लो। ओके, तो ये जो है यहां पे आप जो क्रेडिट लो वो यहां पे सिर्फ 6 लाख का लो। जो CG मशीनरी है, जो CG3 मशीनरी है, जो आपने पहले टैक्स एक्सक्लूसिव टैक्सेबल के लिए यूज किया, हम वो टीसी में सिर्फ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसके आगे, टीसी में हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसके आगे वो एग्जाम के लिए भी यूज होगी, तो प्रोपोर्शनेट टी निकालना पड़ेगा। तो वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उसका क्रेडिट ऐड नहीं होता है, लेकिन वो टीसी के लिए, टीएम के लिए और टी के लिए कंसीडर की जाती है। ठीक है, और उस मशीनरी का नेक्स्ट 57 मंथ्स जो है टीई निकाल के प्रोपोर्शनेट पे करना पड़ेगा, बहुत सिंपल लॉजिक है। और यहां आपको टीआई पे करने की जरूरत नहीं है। क्यों टीआई पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे टीआई इसलिए लिया था क्योंकि हमने एग्जाम का पूरा क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर कर दिया, पर कुछ पीरियड के लिए तो वो एक्सक्लूसिव एग्जाम का था ना, तो उस पीरियड का 5% पर क्वार्टर निकाल के रिवर्स किया। लेकिन यहां पे तो वो टैक्सेबल के लिए यूज था, उसका मैं पे क्यों करूं, क्योंकि वो पीरियड में तो मैं टैक्सेबल के लिए ही यूज कर रहा था, इसलिए यहां टीआई देने की जरूरत नहीं है। सिंपल लाइन में मैं कहूं तो यहां पे अगर आप ध्यान से पढ़ो, लॉजिकली पढ़ो, हर चीज के लिए ये मत बोलो कि लेक्चर दो लेक्चर दो लेक्चर दो, यार आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से, थोड़ा टाइम देके पढ़ो तो बिल्कुल लॉजिकली समझ जाएगा आपको। ठीक है, तो अब यहां पे ये तो स्लो करके ले रहा हूं मैं, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं आपको। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में ओके, यहां टीआईई बस एक ही केस में निकालना पड़ता है, टीआईई एक ही केस में निकालना पड़ता है अगर कोई एक्सक्लूसिवली एग्जाम वाला मशीन कॉमन में आ गया। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए यहां पे मैंने चार्ट में लिया है, हम ये जो अब मैं स्टेप बाय स्टेप लेता हूं। ये जो बेटा यहां पे सी जो है कॉमन मशीनरीज, इसमें ए जो है, ए मैंने 2 पार्ट किए। इनपुट टैक्स ऑन कैपिटल गुड्स नॉट कवर्ड अंडर ए और बी, दैट इज कॉमन कैपिटल गुड्स। तो इनपुट टैक्स ऑन कैपिटल गुड्स परचेज ड्यूरिंग अ मंथ, यानी हमारा सीजी, और इनपुट टैक्स ऑन कैपिटल गुड्स अर्लियर कवर्ड अंडर ए बट सब्सिक्वेंटली गेट कवर्ड अंडर सी। मतलब क्या, तो एग्जाम से कॉमन में आया इसका ये ए और ये ए। लाइफ ऑफ कैपिटल गुड्स आपको 5 साल अज्यूम करनी पड़ेगी, और इस मंथ में जो कैपिटल गुड्स खरीदा उसका इनपुट टैक्स प्लस जो एग्जाम से कॉमन में आया यानी हमारा CG2 वो, उसका टोटल क्रेडिट आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन अगर कोई सिचुएशन ऐसी है जो टैक्सेबल से कॉमन में आया तो उसको आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर नहीं करोगे, पर टीसी निकालते वक्त आपको तीनों कैपिटल गुड्स लेना है जो इस मंथ में खरीदे,
उसका टीसी, प्लस जो एग्जाम से कॉमन में आए उसका टीसी, प्लस जो टैक्सेबल से कॉमन में आए टीसी। टीसी के लिए आपको सारे ले लेना है, लेकिन क्रेडिट ट्रांसफर करने के लिए आपको सिर्फ ये दो ट्रांसफर करना है। और टीआई कब निकालना है? अगर आपका कोई सिचुएशन ऐसा है जो एग्जाम से यानी क्लॉज ए से क्लॉज सी में आया, कॉमन में आया, तो ही टीआई निकालना है। और वो टीआई 5% पर क्वार्टर, जो कैलेंडर क्वार्टर आपको लेना है, उसके बेस पे आपको निकालना है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां पे समझो कि ये जो टीसी निकला, ये टीसी को यहां पे टीएम निकालना है, डिवाइडेड बाय 60 करना है, बहुत सिंपल है। और उसके बाद में टी तो ई बाय एफ के रेशियो में, अब जो भी कॉमन में आ गए उसके आगे रिमेनिंग लाइफ जो होगी, रिमेनिंग लाइफ जो पीरियड होगा, उसके लिए आपको उसका टी निकालना है। ओके, और यह ख्याल रहे जो आपका टीई आएगा वो रिवर्स होगा, बैलेंस नहीं होगा तो पे होगा, लेकिन जो आपका टीआई आएगा वो रिवर्स नहीं होगा, वो आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ही ऐड किया जाएगा। और चलिए, अब तो कॉन्फिडेंस तभी आएगा बेटा ये जब आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, मिनिमम 2 से 3 प्रॉब्लम स्पेशली रूल 43 पे सॉल्व करो, तो ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। डन? ओके, चलिए, तो मैंने यहां जो है रूल 43 ले लिया है। इस तरह से बेटा हमारा जो है रूल सेक्शन 17 1 2 3, उसके बाद में सॉरी 4 बाकी है, 4 भी ले लेता हूँ। 4 5 तो हो गया, 17 4, हाँ ये मैंने यहाँ लिया है 17 4, राइट साइड में 17 4 बाकी, वो भी ले लेता हूँ। 17 4 क्या कहता है? स्पेशली फॉर बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए उन्होंने ये ऑप्शन दिया है, क्योंकि बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इंटरेस्ट ये एग्जाम सप्लाई होता ही है। ओके, उनका मेन रेवेन्यू इंटरेस्ट। और मैंने ये कहा है, वैसे तो इंडिया में किसी को भी इंटरेस्ट या डिस्काउंट ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट मिलता है तो वो 17 सेक्शन के लिए एग्जाम नहीं माना जाएगा, एक्सेप्ट, ध्यान सुनिएगा, एक्सेप्ट ओके बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनो, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा तो उनके लिए इंटरेस्ट, डिस्काउंट, ये सब एग्जाम माने जाएंगे। मतलब बैंक का जैसे बहुत सा रेवेन्यू टैक्सेबल है, बहुत सा एग्जम्प्ट है, जैसा इंटरेस्ट का लेके। तो बैंकिंग सेक्टर को 2 ऑप्शन दिए हैं। कौन से 2 ऑप्शन दिए? मतलब बैंक्स, एफआई और एनबीएफसी को। ऑप्शन वन है कि भाई वो ये रूल 42 43 के फॉर्मूला लगाए, 42 43 के फॉर्मूला लगाए, और जो भी उनका D1 D2 है या इधर टीई है वो पे करे, या टीआई जो है वो पे करे। ओके, जो भी है, आइदर ऑप्शन 1 लगाए या नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट यहां पे ऑप्शन 2 लगाए। उनके लिए सेकंड ऑप्शन बड़ा अच्छा ऑप्शन दिया, ऑप्शन 2। क्या करे? टू अवेल एवरी मंथ अमाउंट इक्वल्स टू 50% ऑफ एलिजिबल आईटीसी इन दैट मंथ एंड बैलेंस 50% लैप्स। मतलब क्या, ऑप्शन 1 नहीं लेना है तो ऑप्शन 2 में वो यहां पे सिंपल वे में जितना भी मंथ का आईटीसी होगा एक्सेप्ट ब्लॉक क्रेडिट, जितना भी मंथ का आईटीसी होगा एक्सेप्ट ब्लॉक क्रेडिट, ओके, वो यहां पे उसका फ्लैट 50% ले ले और फ्लैट 50% लैप्स करवा दे। कंडीशंस क्या है? कंडीशन फॉर चूजिंग ऑप्शन 50% अवेलमेंट, द सेड कंपनी और इंस्टीट्यूट शैल नॉट अवेल क्रेडिट ऑफ इनपुट्स और इनपुट सर्विस विच आर यूज इन नॉन बिजनेस। तो जब आप 50-50 करोगे तो जो भी आपका क्रेडिट है उसमें से नॉन बिजनेस वाला आपने पहले रिड्यूस कर देना, ब्लॉक क्रेडिट वाला सेकंड ब्लॉक क्रेडिट वाला वो भी लेस कर देना। ये 2 लेस करने के बाद जो बचेगा उसका 50-50 करना है। मतलब 50 ले लिया, 50 छोड़ दिया, तीनों का, इनपुट, कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस का। विड्रॉल, ऑप्शन 1 एक्सरसाइज शैल नॉट बी विड्रॉन ड्यूरिंग रिमेनिंग। हाँ, ये ऑप्शन अगर बैंकिंग कंपनी ने ले लिया तो फिर रिमेनिंग टैक्स पीरियड के लिए वो विड्रॉ नहीं कर सकता है। और 50% ऑफ आईटीसी रिस्ट्रिक्शन शैल नॉट अप्लाई व्हेन सच सप्लाईज आर मेड बिटवीन द ब्रांचेस। अब ख्याल रहे, अगर डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन का है, जैसे बैंक की कोई ब्रांच से आया है, तो जो अपने ही डीडीपी से आया है, रिलेटेड नहीं, डीडीपी से आया है, वो उसका आपको 100 मिल जाएगा, उसका आपको 100 मिल जाएगा। ठीक है, जो रिमेनिंग बचा उसका आपको 50-50 करना है। समझ लो,
मेरा टोटल आईटीसी है, मैं सॉल्व कैसे करूंगा, स्टेप्स कैसे लूंगा, मेरा जो टोटल आईटीसी है, ये टोटल आईटीसी में से पहले मैं 3 लेस कर दूंगा। एक, अगर कोई नॉन बिजनेस वाला है तो लेस कर दिया, ब्लॉक क्रेडिट वाला है वो लेस कर दिया, प्लस मेरे जीडीपी का है तो वो भी लेस कर दिया। वो तीनों लेस करने के बाद जो बचा उसका 50-50 डिवाइड होगा, 50 क्रेडिट मिल जाएगा, 50 लैप्स हो जाएगा। अब जो मैंने मेरे जीडीपी का अलग किया है उसका मुझे 100 मिल जाएगा, 100% आईटीसी मिल जाएगा। तो ये था बेटा रिगार्डिंग टू यहां पे 17.4। ठीक है, तो ये हमने देखा इस तरह से हमने यहां कंप्लीट किया 17.4। अच्छे से समझ में आया आपको, यस और नो? एक करेक्शन कर लेना टाइप, ये चार्ट में ये जो है एक करेक्शन करेक्टेड होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, शैल नॉट कर लेना यहाँ पे, सॉरी, एग्जाम सप्लाई शैल नॉट इंक्लूड्स। चलो थोड़ा टफ था पर ओके। अब आते हैं नीचे सेक्शन 19 पे, जॉब वर्क। वैसे जॉब वर्क के लिए बेटा मैंने बहुत डिटेल डिस्कशन में एक सेपरेट वीडियो डाला ही है, उसमें सारी बातें आपके क्लियर हो जाएगी, पर समझा देता हूं। सेक्शन 19 क्या कहता है? सेक्शन 19 कहता है कि अगर प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को गुड्स भेजा, ध्यान सुनिएगा, जॉब वर्कर को गुड्स भेजा, इनपुट्स और कैपिटल गुड्स भेजा, तो रिमूव करते वक्त यहां पे रूल 55 का चालान बनाओ, दैट्स ऑल। अब जॉब वर्कर को मैं 2 तरह से गुड्स भेज सकता हूं, एक मेरे प्रीमाइसेस में आने के बाद जॉब वर्कर को भेजा यहां पे रजिस्टर्ड पर्सन ने, या डायरेक्टली भेजा, दोनों अलाउड है। अगर मेरे प्रीमाइसेस से आने के बाद भेज रहा हूं तो रूल 55 चालान बनानी पड़ेगी। डायरेक्ट भेज रहा हूं तो सप्लायर को बिल टू शिप टू बनाना पड़ेगा, बिल टू मेरे को, शिप टू मेरे को, शिप टू उसको। नेक्स्ट ये 19 कहता है अगर आप जॉब वर्कर को भी भेजते हो तो आपके क्रेडिट कंटिन्यू हो जाएंगे। मतलब क्या, मैंने गुड्स रिसीव करते ही आईटीसी ले लिए, सुनो, रिसीव करते ही आईटीसी ले लिए और ओके बाद में मैंने जॉब वर्कर को भेजा, इवन दो मैंने जॉब वर्कर को भेजा मेरे क्रेडिट कंटिन्यू रहेंगे। या डायरेक्ट भेजा तो भी मैं उसके क्रेडिट ले सकता हूं। लेकिन अगर आपने जो इनपुट जॉब वर्कर को भेजा वो 1 साल के अंदर नहीं आया, ओके, 1 साल के अंदर नहीं आया, विद इन 1 ईयर, और इसको एक्सटेंशन भी है फॉर फर्दर 1 ईयर, नीचे एक्सटेंशन दिया हुआ है, और सब्जेक्ट टू रीजनेबल कॉस्ट। तो 1 साल प्लस एक्सटेंशन मिल गया तो 1 साल नहीं आया तो उसे सप्लाई माना जाएगा। और सप्लाई जिस दिन आपने रूल 55 चालान बना के भेजा उस दिन का सप्लाई माना जाएगा और जीएसटी देना पड़ेगा। या जिस दिन डायरेक्टली भेजा होगा तो जॉब वर्कर को रिसीव हुआ उस दिन का सप्लाई माना जाएगा। कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स 3 साल का टाइम दिया है और एक्सटेंशन 2 साल। यहां करेक्ट कर लेना, एक्सटेंशन 2 years फॉर कैपिटल गुड्स। ओके, तो यहां पे 2 साल, तो एक्सटेंशन जो है 2 साल का, यहां पे 1 साल और 2 साल कैपिटल गुड्स का फर्दर एक्सटेंशन है। ठीक है, तो ये जो है बेटा यहां अगर कैपिटल गुड्स भी रिसीव नहीं हुआ तो वो सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो उसे भी सप्लाई माना जाएगा। लेकिन एक ख्याल रहे, ये जो कंडीशन है 1 ईयर और 3 years, ये मोर डाइस, सॉरी, ये जो है मोर डाई, जिग्स, फिक्सर्स और टूल्स को अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, इसको अप्लीकेबल नहीं है ये जो कंडीशन है। मतलब अगर आपने ये 1 साल या आगे, ध्यान दे कि 1 साल या आपने आगे 2 साल में, सॉरी 1 ईयर और 3 years में या एक्सटेंडेड पीरियड में आपने नहीं लाया तो भी चलेगा। और उसके बाद में यहाँ किस तरह से डिटेल्स देनी है ये मैंने यहाँ पे दिया है, ये तो आप रीड कर सकते हो। तो ये सेक्शन 19 था।
चलो अब ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन, इसका क्रेडिट देख लेते हैं। ISD का मीनिंग जो दिया गया है, ISD एक ऑफिस होता है, मतलब आपकी बहुत सारी ब्रांचेस है सेम स्टेट में, डिफरेंट स्टेट में, तो इनपुट सर्विस बहुत सी बार कॉमनली यूज होती है, और वो कॉमनली इनपुट सर्विस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा हर ब्रांच में, उसके बारे में सेक्शन 20 इन्होंने बनाया, और ISD का डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीटली इन्होंने बताया। ठीक है, तो हर ब्रांच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ISD कोई पर्सन नहीं होता है, ये आपका ऑफिस होता है, जहां ओके जो इनपुट सर्विसेज है, ये इनपुट सर्विसेज के सारे इनवॉइसेस जमा किए जाते हैं, उसके क्रेडिट लिए जाते हैं, और अपने ही ब्रांच को क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ CGST, SGST, IGST और ETGST, जिसमें सेम परमानेंट अकाउंट नंबर, मतलब वो अपने ही ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, जिसका पैन कॉमन पैन रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो है, ओके ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकता है क्रेडिट, इसका एग्जांपल भी मैं लूंगा। वो सेंट्रल टैक्स का क्रेडिट सेंट्रल टैक्स या ओके यहां पे IGST में कन्वर्ट करके दे सकता है। मतलब क्या, मतलब IGST, ये ISD के पास अगर CGST का क्रेडिट पड़ा हुआ है, सब इनपुट सर्विसेज का, जितनी भी इनपुट सर्विसेज बिजनेस में यूज की गई है, वो सारी इनपुट सर्विसेज का क्रेडिट ISD जो आपका एक ऑफिस आपने रजिस्टर करवाया उसमें चले जाएगा, और वो CGST का क्रेडिट सेम स्टेट में बांटना है तो सेम स्टेट में CGST में बांटेगा, और अदर स्टेट में बांटना है तो अदर स्टेट में IGST में बांटेगा, IGST में बांटेगा कन्वर्ट करके। IGST का क्रेडिट, वो अगर उसके पास IGST का क्रेडिट है तो वो IGST में भी बांट सकता है, या कन्वर्ट करके CGST में भी बांट सकता है, या SGST में भी बांट सकता है। ओके, पर नॉर्मली वो IGST का क्रेडिट IGST में ही बांटते हैं, क्योंकि IGST का क्रेडिट सभी जगह मिलता है, इसलिए उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। लॉ कहता है कि उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली रूल्स जब पढ़ते हो तो IGST का क्रेडिट वो IGST में बांट देता है। और तीसरा, SGST होगा या UTGST होगा तो SGST का क्रेडिट सेम स्टेट के ब्रांच में बांटना है जो सेपरेटली रजिस्टर्ड है, तो वो एज अ SGST बांटेगा, और दूसरे स्टेट में भेजना है तो एज अ IGST भेजेगा। ओके, तो ये वो कन्वर्ट करके भेज सकता है। कन्वर्जन के अपने रिस्ट्रिक्शंस है, ये रिस्ट्रिक्शंस मैं आपको समझा देता हूं। ओके, मैं रीड करके समझा रहा हूं तो ध्यान से देखिएगा। पहला रिस्ट्रिक्शन यहां पे कन्वर्जन के क्या है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स, स्टेट टैक्स इन फॉलोइंग कंडीशंस, नेमली पहला ISD चालान जब भी वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो अपना ISD का, जिसपे ISD का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो चालान यूज करेगा। रिस्ट्रिक्शन ऑन क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन, वो उतना ही क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करेगा जितना कॉमन इनपुट सर्विस का क्रेडिट जमा होगा, कॉमन इनपुट सर्विस का क्रेडिट जमा होगा। उसके बाद में 1-to-1 बेसिस, अब ये 1-to-1 बेसिस क्या है, पहले तो ओके यहां पे अगर कोई इनपुट सर्विस एक्सक्लूसिवली यही ब्रांच में यूज हुई, यूनिट 1 में हुई, तो उसका क्रेडिट वो उसको ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा और किसी को नहीं करेगा। हाँ समझ, ऐसा होता है कि कभी कभी ये ब्रांच में क्रेडिट सर्विस यूज हुई एक्सक्लूसिवली, कॉमनली नहीं, एक्सक्लूसिवली ये ब्रांच में सर्विस यूज हुई है, तो वो सिचुएशन में यहां पे बिल चले गया हमारे हेड ऑफिस पे, ISD रजिस्टर्ड है तो जिसका क्रेडिट उसको ही जाएगा, जिसकी चॉकलेट उसको ही जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोराटा डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें 2 पॉइंट है। प्रोराटा डिस्ट्रीब्यूशन ये जो है वो कैसे करेगा, प्रोराटा डिस्ट्रीब्यूशन ओके वो यहां पे इस तरह से करेगा कि अगर कोई ऐसे इनपुट सर्विस का बिल है जो कॉमनली है 2 ब्रांच का, तो अगर वो 2 ब्रांच का 2 यूनिट का है तो वो 2 यूनिट में ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगर कोई बिल 3 यूनिट का है तो वो 3 यूनिट में ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और अगर सारे यूनिट्स का है तो सारे यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ओके, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त वो क्या, किस बात का ख्याल रखेगा, देखो डी पॉइंट पढ़ता हूं। द क्रेडिट ऑफ टैक्स पेयर इनपुट टैक्स एट्रीब्यूटेबल टू मोर देन वन रेसिपिएंट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन प्रो राटा बेसिस ऑफ turnover in state or union territory of recipient during relevant period to aggregate turnover to all such recipient to whom the input service is attributable and which is operational in current year during the said relevant period। अब यहाँ relevant period का मैंने चार्ट में नहीं लिया है पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। relevant period मतलब आपको लास्ट टैक्स पीरियड लेना है, यानी उस स्टेट का जो टर्नओवर था, ओके क्योंकि हम ये टैक्स पीरियड में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो अगर आप ये टैक्स पीरियड में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आपको जो लेना है लास्ट टैक्स पीरियड लेना है, तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर लेना है। सॉरी, टैक्स पीरियड मतलब यहां पे लास्ट क्वार्टर नहीं, लास्ट मंथ नहीं, आपको लास्ट फाइनेंशियल ईयर लेना है। लिख दो वहां पे रिलेवेंट पीरियड, यानी लास्ट फाइनेंशियल ईयर का आपका जो यहां पे
टर्नओवर इन स्टेट होगा उसके बेसिस पे ये फाइनेंशियल ईयर में सारे टैक्स पे में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये हर मंथ में या क्वार्टर में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर है उसके बेसिस पे होगा। तो इंडिविजुअल ब्रांच का जो टर्नओवर इन स्टेट था, ओके अब समझ लो यहां पे 2 ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 2 ब्रांच का जो टोटल टर्नओवर है इनटू इंडिविजुअल ब्रांच का जो टर्नओवर है वो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ऑन प्रोराटा बेसिस। ठीक है, अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर अवेलेबल नहीं है तो फिर आप लास्ट टैक्स पीरियड का भी टर्नओवर ले सकते हो और उस रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने एग्जाम्पल से आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखिए, वी स्मार्ट लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ गुड्स हैविंग हेड ऑफिस एट पुणे, also registered as a ISD, furnishes following information for the July 2018 whatever it may be. Training service ली input service, वो use exclusively in unit 3. उसके बाद में एडवर्टाइजमेंट 1, 2 और 3 में यूज किया गया। उसके बाद में ऑडिटिंग 1, 2, 3, 4 में यूज किया गया और टूर ऑपरेटर यूनिट 1 में यूज किया। इनपुट सर्विस अवेल फॉर द एम्प्लॉय ऑफ वैकेशन, टोटल ये यहां पे दी है जो उन्होंने आईटीसी लिया हुआ है। जस्ट अ मिनट बेटा, अब यहां पे देखिएगा टोटल टर्नओवर ऑफ यूनिट्स एंडिंग इन मार्च 2018, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर यूनिट 1 का, 2 का, 3 का भी दिया है और 4 का भी दिया है, टोटल यहां पे दी हुई है उन्होंने। ठीक है, अब आपको अलोकेशन कैसे करना है, टेबल भी बहुत अच्छा बनाया मैंने। ओके, यहाँ पर आप क्वेश्चन है कि प्रॉब्लम सॉल्व करो, क्वेश्चन कैसा है उसके बेसिस पे। ट्रेनिंग जो सर्विस है वो यूनिट 3 की है और उसका मेरे पास CGST और SGST है। अब देखो यहां पे हेड ऑफिस यानी पुणे में है, मतलब आपका ISD रजिस्ट्रेशन पुणे में है। और नेक्स्ट नीचे जो दिया है उन्होंने, ये देखो, यूनिट 1 इज लोकेटेड इन पुणे, 2, 3 एंड 4 आर लोकेटेड इन मुंबई, दिल्ली एंड गुजरात। मतलब 2 महाराष्ट्र का है, 3 दिल्ली का है और 4 गुजरात का है। तो अब पुणे ISD से यूनिट 1 भी पुणे में है, तो मैं जब इसका CGST SGST बांटूंगा तो IGST में कन्वर्ट नहीं करूंगा, उसका CGST और SGST, एक मिनट, सॉरी वो यूनिट 3 में दिया हुआ है, सॉरी मेरे से गलती हुई, यूनिट 3 में दिया है, मतलब मैं उसका बांटूंगा यहां पे दिल्ली में। तो अगर मैं यहां पे उसका दिल्ली में बांट रहा हूं तो मुझे कन्वर्ट करके बांटना पड़ेगा, CGST और SGST को कन्वर्ट करके बांटना पड़ेगा। तो यहां पे मेरे पास ट्रेनिंग का क्रेडिट था 29,000 जो क्रेडिट मैंने लिया था, ISD ने लिया था, और ये उसको कहां बांटना है, दिल्ली में यूनिट 3 में, तो वो उसको एज IGST बांट देगा, ओके, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। दूसरा एडवर्टाइजमेंट, ये 3 यूनिट का है, एडवर्टाइजमेंट 3 यूनिट का है, तो यहां पे एडवर्टाइजमेंट का IGST 48,000 मेरे पास था, एडवर्टाइजमेंट का IGST 48,000 था। अब वो मुझे यूनिट 1, 2 और 3 में बांटना है। यूनिट 1 पुणे में, यूनिट 2 वो भी महाराष्ट्र मुंबई में, यूनिट 3 जो है वो दिल्ली में। तो ख्याल रहे, ये जो IGST का क्रेडिट मैं एज IGST बांटूंगा, वो कन्वर्ट क्यों करो, ओके, वो तो सभी जगह क्रेडिट मिलेगा। तो अब मुझे बांटते वक्त कैसा लेना है, तो मुझे ये 3 यूनिट के ही टर्नओवर लेना है, मतलब ये 3 का जो टोटल आता है तो इंटू 30 डिवाइडेड बाय टोटल जो भी आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 125 इसका टोटल आएगा, तो इंटू 30 डिवाइड बाय 125 इंटू 20 डिवाइड बाय 125 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 125, और वो मैंने एज IGST बांट दिया। उसके बाद में ऑडिटिंग सर्विस, ये चारों यूनिट्स की है और ये मेरे पास CGST और SGST फॉर्म में है, तो मेरे पास CGST और SGST फॉर्म में है। अब ये चारों यूनिट को बांधना है, तो उसके टर्नओवर के रेशियो में बांटूंगा। तो यूनिट 1 और 2 तो महाराष्ट्र में, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको एज CGST और SGST बांट दूंगा। लेकिन यूनिट 3 और 4 अदर स्टेट में, इसलिए इसको एज IGST बांट दूंगा। कैलकुलेशन आपने चेक कर लेना। और उसके बाद में टूर ऑपरेटर ब्लॉक क्रेडिट है, ध्यान से सुनिएगा, टूर ऑपरेटर ब्लॉक क्रेडिट है। वो ब्लॉक क्रेडिट हो या एग्जाम का हो, इसका ISD का इसके लेना देना नहीं, ISD का काम है बांट देना। हाँ, जिसको वो बांटेगा,
ओके, वहां वो क्रेडिट ब्लॉक होगा, इसलिए वो यूनिट 1 को जो है वो बांट देगा। हाँ, यूनिट 1 जो है उसका क्रेडिट नहीं ले पाएगा। ओके, तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं। रिवीजन में जितना पॉसिबल था मैंने यहाँ पे कोशिश की है, नोट्स भी आपको दिए है, चार्ट्स भी आपको दिए है यहाँ पे। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आया होगा। ये समझा है नहीं समझा, बोलिए बेटा। यस और नो, समझा है नहीं समझा? चलो डन। ओके, तो आज यहीं रुकते हैं। हाँ, इसके बाद का सेक्शन 18 और पेमेंट ऑफ टैक्स, उस पर सेशन लूंगा। सेक्शन 18 आईटीसी का और पेमेंट ऑफ टैक्स, उस पर हमारा 1 घंटे का सेशन चलेगा। ठीक है, चलो आज यहीं रुकते हैं, नेक्स्ट सेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे।